हाई स्पेशल मास्टर क्लास 30 अप्रैल 2023 को यूपी ट्रिपल एससी ने वन दरोगा की परीक्षा करवाई थी। सभी प्रश्न जो पूछे गए थे 100 प्रश्न थे और उसमें ज़्यादातर प्रश्न एनवायरनमेंट से आधारित थे। तो ये प्रश्न यूपी पीसीएस, वीडियो एग्ज़ाम और बाकी सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ईवीएस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सभी परीक्षाओं में इसे प्रश्न बनते हैं। तो परीक्षा से पहले सभी प्रश्नों को देख लीजिए, इसकी आंसर की मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सा राष्ट्रीय वन नीति 1988 का मूल उद्देश्य नहीं है? मैं यहाँ पर आपको केवल आंसर बता रहा हूँ। क्वेश्चन पेपर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं और इसके बाद आप दोबारा से रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति 1988 का मूल उद्देश्य नहीं है। तो इसमें सही जवाब था ऑप्शन ए, वैकल्पिक राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वनों की उत्पादकता बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। बाकी सब यहाँ पर सही थे। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन होगा, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार राष्ट्रीय लक्ष्य होना चाहिए कि देश के कुल भूमि क्षेत्र का न्यूनतम कितना वन या वृक्षों से आच्छादित हो। तो इसका आंसर था ऑप्शन डी, 1/3 होना चाहिए। आपका यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो भी देख लेते हैं और थोड़ा सा पतला कर लेते हैं क्योंकि बहुत मोटा हो गया है पेन की साइज। चलिए, नेक्स्ट है आपका, पहली वन नीति भारत सरकार के 19 अक्टूबर के संकल्प पर अपनाई गई थी। तो तीसरे का जो जवाब है वो है ऑप्शन सी, 1894। नेक्स्ट है आपका, थोड़ा जूम करते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। नेक्स्ट है कि गेहूं उगाने के लिए निम्न प्रकार की मिट्टी में से किस प्रकार की मिट्टी अच्छी मानी जाती है? तो सही जवाब इसका है ऑप्शन बी, दोमट मिट्टी या फिर लेटराइट मिट्टी। 4 का सही जवाब ऑप्शन बी है। 5वां देखते हैं, दूसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना को वर्ष मतलब कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना को किस वर्ष अपनाया गया था? सही जवाब है 2002 में। दूसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना 2002 में अस्तित्व में आई थी। तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना, ठीक है, उन सभी वन्यजीवों के संरक्षण में डैश को अपनाती है जिनका पारिस्थितिक तंत्र और मानव जाति के लिए पारिस्थितिक मूल्य है, भले ही वे कहीं भी हों। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, परिदृश्य दृष्टिकोण। मतलब अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो इसका लैंडस्केप अप्रोच, ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है, तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना में कितने विषय हैं? ये इंपॉर्टेंट है और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, यानी कि कुल 17 विषय हैं। इसके बाद आगे जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। प्रश्न है कि 2017 से 2031 के लिए भारत के राष्ट्रीय वन्यजीव एक्शन प्लान NWAP के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। यह तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना है और NWAP के 10 घटक हैं। ये 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं, इसमें से सही क्या है? तो फ्रेंड्स, इसमें से सही है केवल ऑप्शन ए। ठीक है, बस इतना याद रखना है इसको। नेक्स्ट होगा आपका कि निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों का उनके संबंधित स्थानों के साथ मिलान करें। तो राष्ट्रीय उद्यान और फिर उनको मिलान करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि जो भी यहाँ पर ऑप्शन है, अगर उनको एक बार आप देख लें तो फिर आपको हर बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है। लाइक एज, चलो यहाँ से मैच कराते हैं हम। चलो यहाँ पर तो रायमोना नेशनल पार्क ये आपको मिलेगा असम में, कुद्रेमुख कर्नाटका में है, सरिस्का आप जानते हैं कहाँ पर है, सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य ये आपको मिल जाएगा राजस्थान में। तो एक और बच रहा है केबुल लामजाओ, ये मणिपुर में है। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। आपका अगला क्वेश्चन था, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षी अभयारण्य हिमाचल प्रदेश में नहीं है? तो हिमाचल प्रदेश में दाचीग्राम नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट था, 10 का डी। दाचीग्राम कहाँ पर है, कमेंट करके बताओ। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य संगाई या एल्ड के हिरण के लिए जाना जाता है? तो सही जवाब इसका है 11 का सी, केबुल लामजाओ, जो कि मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट होगा, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राष्ट्रीय उद्यान में चीता परिचय परियोजना की निगरानी के लिए कार्यदल का गठन किया है? तो यहाँ पर सही जवाब है कुनो राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय वन अधिनियम 1927 के अनुसार भारत सरकार की अनुमति के बिना आरक्षित वन में निम्नलिखित में से किसकी अनुमति नहीं है? तो
चराई, अतिक्रमण, शिकार किसी की अनुमति नहीं थी। ऑप्शन डी इसका सही है। बेहाली आरक्षित वन, बेहाली आरक्षित वन जो है यह किस राज्य में स्थित है? बेहाली आपको मिलेगा असम में। नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट टाइगर के तहत केंद्र सरकार के साथ पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा संरक्षित है? तो 15 का बी सही है यहाँ पर, मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन है उसको देखिए। बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्रों को उनके संबंधित राज्यों के साथ सुमेलित करें। तो देहिंग देबांग रिजर्व, मानस स्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर। तो इसको बस आपको मैच कराना है, तो मैच करा लीजिए आप। मानस असम में मिल जाएगा आपको। सिमलीपाल ये आपको कहाँ पर मिलेगा? सिमलीपाल मतलब 16 का जो विकल्प है यहाँ पर वो नीचे जो ऑप्शन था उसके मुताबिक आपको मैच कराना था। तो यहाँ पर देखेंगे एक तरफ से मिलाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देहांग दिबांग रिजर्व ये अरुणाचल प्रदेश में है, ये तो करेक्ट है। मानस बायोस्फीयर रिजर्व ये मिलेगा आपको असम में। नंदा देवी ये मिलेगा आपको उत्तराखंड में। सिमलीपाल आपको मिलेगा उड़ीसा में। ठीक, नेक्स्ट है सामान्य सिद्धांत के अनुसार वन्यजीव संरक्षण रणनीति 2002 में प्रदान किए गए संरक्षित क्षेत्र के आसपास पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र की चौड़ाई मतलब डैश तक जा सकती है। तो सही जवाब इसका 10 किलोमीटर तक। अगला क्वेश्चन था कि किस राज्य में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के आसपास पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र स्थित हैं? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के आसपास तो कांगेर घाटी आपको कहाँ पर मिलेगी? ये छत्तीसगढ़ में मिलेगी, तो यहीं पर होगा। ऑप्शन सी ही इसका करेक्ट है। नेक्स्ट इसका देखिए, राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आसपास पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने का उद्देश्य संरक्षित क्षेत्रों के लिए किसी प्रकार का डैश बनाना है। सही जवाब इसका है आघात अवशोषक, मतलब जैसे कि होता है ना आपका शॉक ऑब्जर्वर जो झटकों को सहता है, तो उसी प्रकार से। निम्नलिखित में सही कथनों का चयन करें, जो सही हो उसका कथन, वो जो कथन है उसको देखना है आपको। तो पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों से कम सुरक्षा वाले क्षेत्रों में संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करते हैं। सही है। पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों में कृषि या बागवानी प्रथाओं पर प्रतिबंध है, ये भी सही है। पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र वनों की कमी और मानव पशु संघर्ष को कम करते हैं। तो सही जवाब इसका है ऑप्शन डी, 20 का केवल 1 और 2 सही है। निम्नलिखित में कौन सा भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रवार टाइगर रिजर्व है? तो सबसे बड़ा तो आपका नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन पेपर जो है ज़रूर देखिएगा। कौन सा हाथी आरक्षित क्षेत्र केरल में स्थित नहीं है? तो ये मयूरभंज, ऑप्शन सी करेक्ट है। पिछले साल अगस्त 2022 में विश्व हाथी दिवस वर्ल्ड एलिफेंट डे भारत में मनाया गया था। कहाँ पर मनाया गया था ये? तो ये मनाया गया था पेरियार में, केरल में मनाया गया था। इसके बाद टाइगर रिजर्व को उनके संबंधित राज्य स्थानों के साथ सुमेलित करिए। टाइगर रिजर्व को उनके संबंधित राज्य स्थानों के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन भी दिए गए हैं और उसी के मुताबिक आपको यहाँ पर मैच कराना है। चलिए चेक कर लेते हैं इसका सही जवाब क्या बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आ रहा है आपका यहाँ पर पेंच टाइगर रिजर्व। तो पेंच टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर मिलेगा आपको? तो फ्रेंड्स ये मिल जाएगा आपको महाराष्ट्र में। इसके बाद सतपूर्णा टाइगर रिजर्व ये मिलेगा आपको मध्य प्रदेश में। फिर रानीपुर टाइगर रिजर्व, तो ये उत्तर प्रदेश में है। और रामगढ़ विषधारी ये राजस्थान में है। तो ये आपका सही सुमेल है। अगला क्वेश्चन था कि इकोटोन शब्द का क्या अर्थ है? इकोटोन जो शब्द है इसका क्या अर्थ है? तो दो जैविक समुदायों के बीच संक्रमण का क्षेत्र, ए जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन टू बायोलॉजिकल कम्युनिटीज। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, किस कारण से पारिस्थितिक असंतुलन हो सकता है? तो सही जवाब इसका है जीवित जीवों की अपेक्षाकृत स्थिर विविधता, यानी कि रिलेटिवली स्टेबल डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये सही है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। 26 का 27 देखते हैं। कौन सी खाद्य श्रृंखला मृत जैविक पदार्थ से शुरू होती है? मृत जैविक पदार्थ से शुरू होती है डेट्रिटस फूड चेन, यानी कि अपरद खाद्य श्रृंखला। ठीक है, प्रेरी और स्टिपीज ये घास के मैदान होते हैं, तो आप जानते ही होंगे, इसमें कुछ नई बात नहीं है। फिर आ जाइए 29 पे, भारतीय वन अधिनियम 1927 की कौन सी धारा
वन बंदोबस्त अधिकारी की शक्तियों से संबंधित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धारा 8। भारतीय वन अधिनियम 1927 की कौन सी धारा वन बंदोबस्त अधिकारी द्वारा बनाए जाने वाले रिकॉर्ड से संबंधित है? तो इसका जवाब है ऑप्शन यहाँ पर 30 क्वेश्चन का डी सही होगा, धारा 13। नेक्स्ट होगा कि वन उपज को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा डैश के तहत परिभाषित किया गया है। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी 24, ये इसका सही जवाब है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 12 के अनुसार निम्नलिखित में किस उद्देश्य के लिए मुख्य वन्यजीव वार्डन ऐसे परमिट में निर्दिष्ट किसी भी जंगली जानवर का शिकार करने के लिए लिखित आदेश से अनुमति दे सकता है? तो वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर अगला था इसका कि निम्नलिखित में से किस देश ने COP27 का आयोजन किया था? मिस्र, ये तो आप जानते ही होंगे। 2030 तक जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का अंतर सरकारी पैनल वार्मिंग को लगभग कितने डिग्री तापमान में वृद्धि तक सीमित करना चाहता है? तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी करेक्ट है। फिर होगा COP27 के दौरान सेनेगल के साथ निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय शुष्कता प्रतिरोध गठबंधन शुरू किया है? तो 35 का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्पेन। कौन सा? स्पेन। जलवायु परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जलवायु परिवर्तन के संबंध में एक कथन यहाँ पर गलत है, तो वो है यहाँ पर केवल 2, बाकी सब यहाँ पर सही हैं। वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका होगा कि 1927 में हस्ताक्षर किए गए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल में कार्बन को एक व्यापार योग्य वस्तु के रूप में मान्यता दी गई थी? तो 37 का सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी है, क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट होगा आपका कार्बन क्रेडिट के लिए एक स्वैच्छिक व्यापार प्रणाली के सामान्य मापदंडों को लोकसभा 2022 में निम्नलिखित में से किस अधिनियम में पेश किया गया? तो 38 का सही जवाब ऑप्शन बी है, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट होगा आपका भारत की पहली कार्बन रजिस्ट्री का नाम क्या है? भारत की पहली कार्बन रजिस्ट्री 39, सही जवाब इसका ऑप्शन सी है, CRI। ठीक है। कार्बन क्रेडिट के संबंध में VER का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है वॉलेंट्री एमिशन रिडक्शन, वॉलेंट्री एमिशन रिडक्शन। फिर अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में किसके द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? तो वनीकरण के द्वारा आप रोक सकते हैं। वनीकरण की प्रक्रिया, जो वनीकरण की प्रक्रिया होती है तो उसके रिगार्डिंग डैश के लिए आवश्यक है। 42 का सही जवाब ऑप्शन सी है, मिट्टी का संरक्षण। किससे व्यापक मृदा अपरदन होता है? व्यापक मृदा अपरदन ये होगा आपके स्थानांतरण कृषि से, आज यहाँ पर खेती कल यहाँ पर खेती। नेक्स्ट होगा परत का क्षरण किसके परिणाम स्वरूप समतल भूमि पर होता है? तो सही जवाब में भारी वर्षा। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कृषि वानिकी तंत्र मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र ने बताया कि जो कृषि वानिकी तंत्र होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम्स, तो इसका सही जवाब है 3 प्रकार के, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। फिर आगे बढ़ते हैं, वानिकी के संबंध में FAO का पूर्ण रूप क्या है? ये तो आप जानते ही होंगे, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी करेक्ट है। भारत की हरित क्रांति से संबंधित है क्या? तो 47 का सही जवाब है अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीज, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट होगा भारत में खेती के एक आदिम रूप झूमिंग को बेवर या दहिया कहा जाता है मध्य प्रदेश में, ये करेक्ट है और इसको याद रखना। भारतीय वन अधिनियम 1927 की किस धारा में वन बंदोबस्त अधिकारी की नियुक्ति का उल्लेख है? तो 49 का सही जवाब है ऑप्शन सी, धारा 4। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका देखिए, कौन सा अधिनियम वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के लिए भूधृति आजीविका और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है? तो सही जवाब इसका है 50 का सी, वन अधिकार अधिनियम 2006। क्या वन बंदोबस्त पक्ष विंग की गतिविधि है? तो क्या वन बंदोबस्त पक्ष विंग की गतिविधि है? 51 का सही जवाब है सी, सीमा स्तंभों के निर्माण से संबंधित गतिविधियों का प्रबंधन, ऑप्शन सी करेक्ट है। और कौन सा सरकारी मंच भूमि नामांतरण और भूमि अभिलेखों के रखरखाव के लिए सहायक है? तो सरकारी मंच भूमि नामांतरण और भूमि अभिलेखों के रखरखाव के लिए जो यहाँ पर होता है उसको कहते हैं ई धरती।
कौन सा अधिनियम आरक्षित वन के उत्परिवर्तन से संबंधित है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, वन संरक्षण अधिनियम 1980। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 54। वन भूमि को गैर वन उद्देश्यों के लिए परिवर्तित करने की अंतिम मंजूरी किसके द्वारा दी जाती है? तो MOEF के द्वारा दी जाती है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। 55 पे आ जाइए। 55 है आपका, गैर वन उपयोगों के लिए वन भूमि के परिवर्तन के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सबसे महत्वपूर्ण शर्त निम्नलिखित में से कौन सी है? तो शर्त क्या होती है? प्रतिपूरक वनीकरण, कि जो वन आप काटेंगे उसकी प्रतिपूर्ति आप कैसे करेंगे, ये सरकार आपसे पूछेगी। 2019 में निम्न में से कौन सा FSI फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया? या था 2.0, ये था 3.0, यानी कि 56 का सी जवाब आपका सही है। ये सही है, ये गलत है। नेक्स्ट है, कौन सा केंद्र प्रायोजित योजना वन अग्नि निवारण और प्रबंधन का दीर्घकालिक लक्ष्य है? तो यहाँ पर भी जो आपका जवाब है ऑप्शन सी है, पारंपरिक प्रथाओं में सुधार और उपलब्ध आधुनिक तरीकों को नियोजित करके वनाग्नि को प्रभावी ढंग से रोकने और नियंत्रित करने के लिए। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है, सक्रिय आग से तापीय उत्सर्जन का पता लगाने के लिए कौन से उपग्रहों का उपयोग किया जाता है? तो एक तो आपका होगा मोडिस, दूसरा हो गया NOAA, यानी कि 1 और 2, जो कि विकल्प ए में दिए गए हैं। नेक्स्ट होगा कि कौन सी आग सबसे तीव्र होती है? तो भैया सबसे तेज जो आग होती है वो छत्र अग्नि कही जाती है, क्राउन फायर। ये मतलब बहुत तेज़ी से फैलती है। वन उत्पादों को उनके संबंधित पौधों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या मैच कराना था? बस ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस गोखरू के साथ हो गया, और फाइलोस्टेचिस एडुलिस ये बांस का प्रारूप हो गया। तो ए का 4 और बी का 1, ठीक है, इसको देख लेते हैं बाकी एलिमिनेशन मेथड। तो ए का 4 और बी का 1, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, वन धन योजना न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के माध्यम से लघु वन उपज MFP के विपणन के लिए तंत्र और MFP के लिए मूल्य श्रृंखला के विकास का एक घटक है, जिसे किसके द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में कार्यान्वित किया गया है? तो इसका जो आंसर है वो क्या बनेगा? ऑप्शन सी बनेगा, ट्राइफेड। ठीक है, ट्राइफेड। लाख एक जो है पदार्थ होता है जो कि कीट से प्राप्त होता है, इंसेक्ट से। सामुदायिक दावतों और अनुष्ठानों के दौरान विशेष रूप से उपयोग किए जाने वाले कप और प्लेट बनाने के लिए जो इस्तेमाल में लाया जाता है पत्ता, वो माहुल के पत्ते होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारत का एकमात्र वन प्रमाणन संगठन है जिसे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है? तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो है NCCF। वन प्रमाणन से संबंधित FSC का पूर्ण रूप क्या है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, फॉरेस्ट स्ट्यूवर्डशिप काउंसिल। तो ये ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। वन प्रमाणन के समर्थन के लिए कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो 66 का सही जवाब है डी, जिनेवा में स्थित है, स्विट्जरलैंड में। फिर है कौन सा FSC प्रमाण पत्र नहीं है? तो सही जवाब इसका है डी, नियंत्रित लकड़ी। ठीक है, ये नहीं होता इसका, कंट्रोल्ड वुड। भारत में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए जो विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं, तो अवरोधों की स्थापना, विकर्षक तरीके, निवारण विधियां, यानी कि ये सभी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन था वो था कि कौन सा मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने का एक तरीका होगा? यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। तो सही जवाब ऑप्शन डी ही आएगा, जानवरों को डराने के लिए स्ट्रोब रोशनी। बाकी कोई भी मेथड यहाँ पर सही नहीं है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में मानव वन्यजीव के संघर्ष मुख्य रूप से मानव और बाघों के बीच में हो रहे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। IUCN के अनुसार वन्यजीव को लेकर संघर्ष के कितने प्रकार हैं? तो वन्यजीव को लेकर जो संघर्ष होता है उसके जो प्रकार पूछ रहा है, तो 3 प्रकार होते हैं। वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियों और कर्तव्यों के अनुसार वनपाल निम्नलिखित में से किसके आदेशों के अधीन कार्य करता है? तो RFO, ये तो आप जानते ही हैं। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा वन दरोगा का कर्तव्य है? तो वन दरोगा का जो कर्तव्य है वो बताना है आपको यहाँ पर। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन बी,
1 और 2 केवल, ठीक है। नेक्स्ट होगा आपका कि वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियों और कर्तव्यों के अनुसार कौन सा वन दरोगा का कर्तव्य नहीं है, वन दरोगा कौन सा काम नहीं करता है। तो यहाँ पर आपका जो बी वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो FIR नहीं भेजेगा वो जो है पूरा जब चार्जशीट बनती है तब भेजता है। तो ये बात यहाँ पर गलत लिखी कि बाकी सब यहाँ पर सही है, तो हमारा आंसर ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं और अगला है आपका जंगल में वन रक्षक का कर्तव्य है कि वह जंगल की डैश बीट स्तर पर, यानी कि बीट स्तर पर रक्षा करे। ये सही है इसका। इसके बाद देखते हैं आगे, अगला होगा वृक्षारोपण वन रोपण के माध्यम से वनों के विकास के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं। 76 का सही जवाब है ऑप्शन ए। 1 और 2 राष्ट्रीय वनीकरण का कार्यक्रम और हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन, 1 और 2 यहाँ पर सही है। नमी के तनाव का सामना करने के लिए बीज को दिया जाने वाला एक विशेष उपचार, इसको बीज प्राइमिंग कहते हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन होगा बीज दृढ़ीकरण की विधि में, मतलब द मेथड ऑफ सीड फोर्टिफिकेशन इन्वॉल्व्स, तो इसका जवाब क्या होगा। 78 का सी जवाब होगा इसका। वृद्धि नियामकों और सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे जैव सक्रिय रासायनिक विलयनों में बीजों को भिगोना, तो ये इसका सी जवाब है, सी आंसर सही है। पेड़ों या इसकी लकड़ी के सुधार के लिए खड़े पेड़ों से जीवित या मृत शाखाओं या एकाधिक अग्रकों को हटाने को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं क्या बताओ, इसको कहते हैं प्रूनिंग कहते हैं। वनों को ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। वे निम्न में से मतलब क्या लाभ देते हैं। प्रदूषण का नियंत्रण करते हैं, सही है। मिट्टी का कटाव कम करते हैं, बाढ़ का शमन करते हैं, कीट तो बढ़ाते हैं, तो ये छोड़ के मतलब हमारा जो यहाँ पर कीट नियंत्रण को छोड़ के, तो जिसमें 2 ना हो, यानी कि ऑप्शन बी हमारा आंसर बनेगा। फिर आइए अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के भूभाग का लगभग कितना जो है वन आवरण है, तो 1/3 है, ये तो आप जानते ही होंगे। वन जल संभर और आर्द्र भूमि घरेलू कृषि औद्योगिक और पारिस्थितिक जरूरतों के लिए दुनिया के सुलभ ताजे पानी के डैश की आपूर्ति करते हैं और हमारी हवा के लिए प्राकृतिक फिल्टर के रूप में काम करते हैं। तो सही जवाब इसका है 80%, ठीक है। फिर है TX2 पुरस्कार के संबंध में आपको गलत कथन चुनना है। तो 83 का जो गलत कथन है वो केवल बी होगा, बाकी सब यहाँ पर सही कथन है, तो उत्तर आपका बी बनेगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन, यहाँ पर उत्तराखंड गलत हो जाएगा, तब ये उत्तर प्रदेश था, यानी कि ऑप्शन ए सही रहेगा। ध्यान दीजिएगा 1973 में उत्तराखंड था ही नहीं, तो उत्तराखंड का उल्लेख नहीं होना चाहिए था। हिप्पो का पूर्ण रूप क्या है, जो जैव विविधता के लिए खतरों के मुख्य कारणों का वर्णन करता है। तो सही जवाब है आवास विनाश, आक्रमण प्रजातियाँ और प्रदूषण, जनसंख्या और अति कटाई, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट आपका देखते हैं, कौन सा संगठन रेड डाटा बुक जारी करता है। तो IUCN जारी करता है, ये तो आप जानते ही हैं। बाघ संरक्षण के लिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट हुआ था, ये भी प्रश्न आसान है, कुछ प्रश्न आसान मिलेंगे, कुछ कठिन मिलेंगे। माइक, कौन सा माइक हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट साइट नहीं है। तो 88 का सही जवाब है ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है 89 पे आते हैं कि भारत का कौन सा कानून और नीति वन संरक्षण के लिए नहीं बनाया गया था। तो नहीं बनाया गया था भारतीय वन अधिनियम 1927, भैया तब अंग्रेज थे यहाँ पर, तो वो वन संरक्षण क्यों करते। कौन सा अधिनियम वन उपज के पारगमन और इमारती लकड़ी और वन उपज पर लगने वाले शुल्क से संबंधित कानूनों को समेकित करने के उद्देश्य से बनाया गया था। तो इसका जवाब ऑप्शन बी है, भारतीय वन अधिनियम 1927। अगला क्वेश्चन है कि किसने जौ और रागी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और निर्गम मूल्य की सिफारिश की है। तो 91 का सही जवाब ऑप्शन ए है, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, कैबिनेट कमेटी फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक के अनुसार कृषि वानिकी और मत्स्य पालन ने 2021 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितना मूल्य जोड़ा। तो सही जवाब इसका 16.8%। किस मंत्रालय द्वारा FSI रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा।
इसके बाद है कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वन का योगदान नहीं है। 94 का सही जवाब ऑप्शन सी है, दवाएं और पॉलीथीन। भारत में पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है किसे। तो फ्रेंड्स ये नाम 95 का सही जवाब है रामदेव मिश्रा, याद रखना। इसके बाद है कि पारिस्थितिकी तंत्र और संबंधित प्रकार की गलत जोड़ी की पहचान करें। तो 96 का सही जवाब है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं 97 पे आ जाइए। क्या है, किसी विशेष क्षेत्र या पारिस्थितिक तंत्र के भीतर विविधता डाइवर्सिटी जो आम तौर पर प्रजातियों की संख्या द्वारा व्यक्त की जाती है, इसको क्या कहते हैं। इसको कहते हैं अल्फा विविधता। नेक्स्ट है आपका 16 वन एक पारिस्थितिक तंत्र है जो पाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये मिलेगा आपको उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। फिर अगला क्वेश्चन था कि भारत की जनसंख्या का लगभग कितना भाग अभी भी कृषि पर निर्भर है। तो 2/3। और कौन सी रबी फसल है, तो चना। गेहूं के साथ जो भी फसलें होती हैं वो रबी फसल होती हैं। तो फ्रेंड्स ये 100 प्रश्न हो गए। और डेफिनेटली अगर ये क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर लेना। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि अगले वीडियोज अपलोड करने में हमें आसानी रहे, मतलब मोटिवेशन मिलता रहे। तो आप मुझे मोटिवेट करो, मैं आपको करता हूँ। और देखो अभी भी ना आपके पास पर्याप्त समय है, पूरा पेशेंस बना के पढ़ो, हो जाएगा आपका। थैंक यू सो मच।